हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को क्लियर करने जा रहे हैं कि जो इंद्रधनुष बनता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है या नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो इंद्रधनुष बनता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, होता है या नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं होता है, कुछ बोलते हैं कि नहीं होता है, और बहुत सारी किताबों में मिस्टेक्स भी हैं। एनसीईआरटी के अंदर नहीं है किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक, लेकिन हाँ बहुत सारी किताबों में मिस्टेक्स है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है या नहीं होता है। उसके बाद आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। चाहे किताब में कुछ भी लिखा हो, आपका आंसर वही होगा जो आप इस वीडियो में आज जान जाओगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तें। सबसे पहले देखो, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो आपका ये TIR होता है, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि 100% क्या होगा कि रिफ्लेक्शन ही होगा। 100% रिफ्लेक्शन यानी कि पूरी तरह से परावर्तन ही होगा, इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। पूर्ण परावर्तन यानी कि पूरी तरह से परावर्तन, आंतरिक मतलब अंदर की ओर होगा, हम लोग देख लेंगे। रिफ्रैक्शन नहीं होगा, 0% रिफ्रैक्शन, ये याद रखिएगा। रिफ्रैक्शन नहीं होगा, केवल और केवल रिफ्लेक्शन होगा। 100% रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसके लिए दो शर्तें हैं। पहला शर्त बहुत ही सिंपल है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे क्या करते हैं, केवल ऊपर वाला पॉइंट याद रखते हैं कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। पहली शर्त प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जो आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं। वो आपतन कोण जिस पर जब प्रकाश की किरण, वो आपतन कोण जिस पर जब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये आपको पता होगा। जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा। सघन माध्यम वो होगा जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। जैसे हवा और पानी के केस में क्या होगा, पानी सघन माध्यम और हवा विरल माध्यम। तो क्रांतिक कोण ये वो एंगल है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये है पानी और ये है हवा। जो प्रकाश किरण है पानी से हवा में जा रही है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल के अलॉन्ग जब प्रकाश किरण जाती है तो बिल्कुल भी अपवर्तन नहीं होता है ना। यहाँ पर ये जो हमारा आई होता है, एंगल आई, ये भी 0 डिग्री है, और जो एंगल आर है ये भी 0 डिग्री है। दोनों 0 डिग्री है, अभिलंब के साथ 0 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप यहाँ पर देखो, हमने अब प्रकाश किरण को कुछ इस प्रकार से भेजा, अभिलंब के साथ θ1 एंगल बनाते हुए भेजा। तो इस बार क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रकाश किरण है अपवर्तित हुई और अभिलंब के साथ हमारा अपवर्तन कोण बना, यहाँ पर θ2 बना। यहाँ पर देखो कुछ आपको दिखलाया गया है। ये क्या दिखलाया गया है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल और केवल अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में परावर्तन भी हो रहा है। यानी प्रकाश की कुछ किरण जो है यहाँ पर परावर्तित भी हो रही है और यहाँ पर कुछ अपवर्तित भी हो रही है। तो जब हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, θ1 किया, तो यहाँ पर हमारा जो ये अपवर्तन कोण आया, यहाँ पर θ2 आया। उसके बाद हमने थोड़ा और बढ़ाया, उसके बाद हमने यहाँ पर जो ये हमारा आपतन कोण है इसको हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इतना बढ़ा दिया कि अब जो अपवर्तन कोण है ये 90 डिग्री हो गया। तो यही जो हमारा आपतन कोण है ना, यहाँ पर इसी को हम लोग क्रांतिक कोण बोलेंगे। यहाँ पर θc है ना, यानी कि c का मतलब यहाँ पर क्रिटिकल है, क्रिटिकल एंगल। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो आपतन कोण जिस पर प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और ये हमारा आपतन कोण है, लेकिन यहाँ पर देखो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। तो इसी थीटा को हम लोग क्रांतिक कोण बोलेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, जैसे ही आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हुआ, जैसे ही आपतन कोण, मान लो मैंने यहाँ पर कोई आपतन कोण ये ले लिया, इसको मैंने कह दिया कि ये है हमारा थीटा, सिंपली थीटा कह दिया। अब ये थीटा जैसे ही ये क्रांतिक कोण जो हमें यहाँ पर मिला है, जिसके लिए जो अपवर्तन कोण है 90 डिग्री है, जैसे ही ये थीटा सी से क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा
उसके बाद अपवर्तन शून्य हो जाएगा, मतलब अपवर्तन होगा ही नहीं। सभी की सभी प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाएगी, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब जैसे ही हमने क्या किया, इस वाले एंगल को थीटा सी से भी बड़ा किया, देखो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, 0% रिफ्रैक्शन, 0% रिफ्रैक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सारी प्रकाश की किरण जो है इसी माध्यम में, इसी सघन माध्यम में, इसी पानी में जो है परावर्तित हो जाएगी। पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या हो गया, 100% रिफ्लेक्शन हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी को बोलेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। साथ में आपने क्या देख लिया कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि क्रांतिक कोण क्या होता है। जैसे ही हम लोगों ने क्या किया कि जो आपतन कोण है यहाँ पर क्रांतिक कोण से बड़ा किया, क्रांतिक कोण से बड़ा किया, 100% लाइट का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया डेंसर मीडियम में, 0% रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर अपवर्तन कुछ भी होता है तो वहाँ पर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ तक पिक्चर अब क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर, ये हमारा एयर है, ये हमारा वाटर ड्रॉप है, ये हमारा वाटर ड्रॉप है, ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है। प्रकाश किरण देखो ऐसे गई वाटर ड्रॉप के अंदर, प्रकाश किरण ऐसे गई वाटर ड्रॉप के अंदर, यहाँ पर एक बार अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पर एक बार परावर्तन हुआ, फिर यहाँ पर एक बार अपवर्तन हुआ। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, विबग्योर, सातों रंग इसी प्रकार से अपवर्तित परावर्तित अपवर्तित होंगी। सातों रंग के जो प्रकाश है इसी प्रकार से यहाँ पर अपवर्तन, यहाँ पर परावर्तन, यहाँ पर अपवर्तन। तो अब 7 रंग को एक साथ दिखाना जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर केवल एक रंग को लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर केवल ग्रीन कलर को लिया है, बाकी सारे जो है ऐसे ही हो जाएंगे जैसे आप यहाँ पर देखने वाले हो। जैसे ग्रीन रंग का प्रकाश यहाँ पर अपवर्तित परावर्तित होगा, वैसे ही ये सातों के सातों होंगे। बाकी के जो भी 6 बचे हुए हैं वो सारे ऐसे ही होंगे। तो हम एक को समझते हैं, बाकी पर आप खुद ही अप्लाई कर देना। तो प्रकाश किरण यहाँ ऐसे, यहाँ पर अपवर्तित हुई, यहाँ पर परावर्तित हुई, यहाँ पर अपवर्तित हुई, उसके बाद जो है यहाँ पर दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। ठीक है, ये आँख है, ठीक है, ये आँख है। तो पहले इस वाले पार्ट को देखिए। जब प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, ये तो आप जानते ही हो। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण और ये हमारा अपवर्तन कोण एंगल आर। यहाँ पर आ जाओ, ये जो एंगल हमारा बनेगा ये हमारा आपतन कोण होगा और ये हमारा क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। ऐसे यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर भी अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप जानते हो ना कि ये त्रिज्या है, ये हमारा टेंजेंट होगा। त्रिज्या जब टेंजेंट को छूती है तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस प्रकार हमारा ये अभिलंब हो जाता है, ये अभिलंब, ये अभिलंब। यहाँ पर देखो प्रकाश किरण जो है इस वाले पार्ट में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पर देखो ये अभिलंब से दूर भाग गई। तो ये सब आपको पहले से पता है। तो ये जो हमारा पार्ट है इसी के बारे में आप बोलते हो ना कि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पर तो आप जान ही रहे हो कि अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पर बोलते हो आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देता हूँ OAB। आप ट्रायंगल OAB को देखो, ट्रायंगल OAB को देखो। तो ये जो साइड है, ये जो साइड है आपस में बराबर है, मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हो कि समान भुजा जो होती है उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल R है तो ये भी एंगल R है। अब देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर ये प्रूव कर दूँ कि जो हमारा ये एंगल R है, यहाँ पर ये जो एंगल R है, जो कि यहाँ पर जो केस बन रहा है इसके लिए आपतन कोण है। तो अगर मैं यहाँ पर ये प्रूव कर दूँ जो ये एंगल R है ये छोटा है क्रांतिक कोण से, तो आप ये मान जाओगे ना कि यहाँ पर TIR नहीं होगा, क्योंकि TIR होने के लिए जो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आपतन कोण होता है, जो हमारा आपतन कोण होता है वो बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। तो अगर मैं ये प्रूव कर दिया यहाँ पर जो एंगल R है जो कि इस वाले केस के लिए आपतन कोण है ये छोटा है क्रांतिक कोण से, तो यहाँ पर TIR नहीं होगा, तब आपको ये मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर एंगल R के बारे में देखते हैं कि ये क्रांतिक कोण से छोटा है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस पाथ को रिवर्स कर दूँ, यहाँ पर मैं प्रकाश किरण ऐसे भेज रहा हूँ, प्रकाश किरण अगर मैं ऐसे भेजूँगा तो ऐसे ही इसी पाथ पर होते हुए लौट जाएगी। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर कि पानी से प्रकाश को भेजा हवा में, हमारा आपतन कोण यहाँ पर एंगल R हो जाएगा,
अगर हम एंगल आर से भेजेंगे तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर भागेगी और हमारा अपवर्तन कोण आई हो जाएगा। ठीक उल्टा हो जाएगा, जो आई है वो आर हो जाएगा, जो आर है वो आई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो, अगर हम एंगल आर से भेजते हैं तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है ना। तो अगर अपवर्तन होगा तो वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि जब TIR होता है तो 100% क्या होता है, केवल और केवल रिफ्लेक्शन होता है। 0% क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन जब हम एंगल आर से भेज रहे हैं तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये TIR नहीं है, कि भैया TIR होने के लिए 100% रिफ्लेक्शन होना चाहिए, 0% रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो अगर TIR नहीं हो रहा है, मतलब ये साबित हो गया कि जो हमारा ये एंगल आर है ये छोटा है क्रांतिक कोण से। अगर ये एंगल आर छोटा है क्रांतिक कोण से तो यहाँ पर भी ये जो एंगल आर है ये क्रांतिक कोण से छोटा हो गया। और अगर क्रांतिक कोण से छोटा हो गया तो यहाँ पर TIR नहीं हुआ। अगर TIR नहीं हुआ मतलब कि 100% जो है रिफ्लेक्शन जो है नहीं हुआ, मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ होगा, और जो कि होता भी है। जब प्रकाश किरण ऐसे आती है ना, यहाँ पर जब गिरती है तो यहाँ पर परावर्तित तो हुई, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, प्रकाश किरण कुछ अपवर्तित भी हो जाती है। ऐसे प्रकाश किरण कुछ अपवर्तित भी हो जाती है। तो ये चीज़ हमें दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि जो इंद्रधनुष हम देखते हैं इसमें इसका रोल नहीं होता है। यहाँ पर देखो प्रकाश किरण अपवर्तित हुई है ना, कुछ मात्रा में यहाँ पर भी परावर्तन होता है, लेकिन ये चीज़ भी हमें नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इंद्रधनुष जो हम देखते हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। तो बस कहानी खत्म। आपने ये समझ लिया कि ये जो एंगल आर है, जो हमारा आपतन कोण है, ये क्रांतिक कोण से छोटा है। तो जैसे ही छोटा हुआ मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो हमारा आपतन कोण है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये चीज़ साबित कर दिया कि जो एंगल आर है ये क्रांतिक कोण से छोटा है। यही एंगल आर यहाँ पर क्या है कि आपतन कोण है, ये भी क्रांतिक कोण से छोटा हो गया, तो यहाँ पर TIR नहीं होगा। तो फाइनली अब आप याद रखेंगे कि जब इंद्रधनुष बनता है तो वहाँ पर होता है आपका अपवर्तन, उसके बाद होता है विक्षेपण, और उसके बाद होता है परावर्तन। बस ये 3 घटनाएं हैं। अगर कहीं पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखा हुआ है मतलब वो गलत है। थैंक यू सो मच।